नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आज के इस खास शो एमएसएमई डायरी में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इको फ्रेंडली कैरी बैग्स इंडस्ट्री की। बढ़ती इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती के बाद इको फ्रेंडली कैरी बैग्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारतीय एमएसएमईज इस बढ़ते बाजार का पूरा फायदा उठा पा रहे हैं और यहाँ तक कि प्रोडक्ट की लागत तक कितना बड़ा फैक्टर है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर पंकज जैन, डायरेक्टर नवका लेमिनेटर। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका, आपके दर्शकों का, पूरी टीम का बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन, नंदन जी। सर, हम आपसे चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा आज रहने वाली है। तो देखिए, हम जानेंगे कि कैसी है इको फ्रेंडली बैग इंडस्ट्री की मौजूदा स्थिति, तो आखिरकार करंट सिचुएशन जो है वो आखिरकार कैसी है। इसके बाद बात होगी प्लास्टिक बैन के बाद एमएसएमईज के लिए कितने नए अवसर बन रहे हैं, आखिरकार क्या अपॉर्चुनिटीज है, और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि इनोवेशन, एक्सपोर्ट और फ्यूचर ग्रोथ इस सेक्टर में आखिरकार कैसी देखने को मिल रही है। चलिए, अब चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इको फ्रेंडली कैरी बैग इंडस्ट्री जो है इस समय किस दौर से गुजर रही है, क्या करंट सिचुएशन इस इंडस्ट्री में आप फेस कर रहे हैं। आपने चर्चा की है पर्यावरण को लेकर, इको फ्रेंडली बैग को लेकर। मुद्दा बहुत अच्छा है और आज के युग की जरूरत भी है। ये इको फ्रेंडली बैग, ये कंपोस्टेबल बैग है। बेसिक ये कॉर्न स्टार्च, पोटैटो स्टार्च से प्राकृतिक से मिलने वाली चीज है, पर इसमें आज के टाइम में हमारे को इंडस्ट्रीज तो बढ़ी है, पर गवर्नमेंट सेक्टर को देखें तो कहीं ना कहीं इसके बाजार को उदासीनता का शिकार होना पड़ता है। आज इंडस्ट्रीज कभी देखें, जब ये इंडिया में 2009 में आया था तो एक 5 किलो बैग बेचने के लिए सोचना पड़ता था और 5 किलो बैग लोगों को समझाने के लिए पूरा पूरा दिन हमारा लग जाता था। आज मार्केट में इसका ग्रोथ तो बड़ा है, नो डाउट बढ़ा है, और पहले के मुकाबले आज इसके जो दाम हैं, बेसिक दाम जो है वो इक्वल टू प्लास्टिक है, पर इस इंडस्ट्रीज को चैलेंजिंग बहुत है अभी। जी बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में सर डिमांड जो है, डिमांड में कितना बदलाव आया है। आपने कहा कि अगर हम प्लास्टिक की बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि नो टू प्लास्टिक बैन करने को लेकर जिस तरीके से अभियान चलाया गया, स्वच्छता मिशन चलाया गया, लेकिन अगर हम बात करें मार्केट की तो कितना बड़ा बदलाव जो है वो डिमांड में इको फ्रेंडली कैरी बैग्स में देखने को मिला है। इसमें मैम सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो आ रहा है अभी, और जो सबसे ज्यादा आपने पूछा कि भाई डिमांड, आम जनरेशन, आम जनता जो है वो तो इसमें बदलाव चाहती है, क्योंकि इसमें एंड यूजर तो चाहता है कि मेरे को इको फ्रेंडली बैग में मिले, पर गवर्नमेंट की सख्ती ना होने की वजह से, गवर्नमेंट का कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने नियम तो बना दिया प्लास्टिक फ्री, और ये इंडस्ट्रीज के लिए भी चैलेंज हो गया कि अभी क्या है कि लोग कैरी बैग प्लास्टिक का यूज करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ने उसको 120 माइक्रोन पे लागू कर दिया, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि वो 10 माइक्रोन के ऊपर भी 120 माइक्रोन का एक ठप्पा लगा के और उसको बेचते हैं। वो बड़ा चैलेंजिंग है। जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन ना ले तब तक ये इंडस्ट्रीज को पूरी तरह इंडिया के अंदर कामयाब करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, यानी कि सरकार को इसमें कदम जो है वो उठाना चाहिए, सरकार को थोड़ी सी इसमें साथ जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन सर, इस कारोबार में लागत जो है वो कितना बड़ा फैक्टर आप मानते हैं? क्या सस्ते प्लास्टिक बैग से मुकाबला करना क्या मुश्किल है? मैम, अगर हम लागत की बात करें, जब ये प्रोडक्ट आया था तब भी लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया था।
ऐसा नहीं है, नहीं किया होता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। स्टार्टिंग से आज तक का अगर हम सफर की बात करें तो आज मैंने अभी कुछ समय पहले बोला इक्वल टू प्लास्टिक। आज जो हमारा प्लास्टिक का कॉस्ट है इंडस्ट्रीज लगाने में, वही कंपोस्टेबल बैग्स का एक इन्वेस्ट का हम कहेंगे कि सेम बराबर है, इक्वल है। उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है कॉस्ट के अंदर हम बात करें तो। बिल्कुल सर, इको फ्रेंडली कैरी बैग सेक्टर में कंपटीशन आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अभी भी ये सेक्टर जो है वो एमएसएमई तक ही सीमित है, या फिर अब कोई बड़े प्लेयर अब मैदान में आ गए हैं जिसकी वजह से कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है? मैम, इसके अंदर बड़े प्लेयर्स का आना, वजह वही आती है कि बड़े प्लेयर्स आना तो चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स का जो साथ है इस सेक्टर को नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट्स ने सीपीसीबी को लाके बीच में नियम तो बना दिया कि सीपीसीबी का लाइसेंस लें। क्या लाइसेंस लेना ही इस बात की पूर्ति करता है कि आप कंपोस्टेबल बैग बना रहे हैं, इको फ्रेंडली बैग बना रहे हैं? आज गवर्नमेंट सेक्टर, स्वयं गवर्नमेंट सेक्टर के जो टेंडर्स लगते हैं उसके अंदर इको फ्रेंडली बैग का तो नॉर्म्स डाल दिया जाता है, लेकिन सप्लाई गवर्नमेंट खुद प्लास्टिक का लेती है। वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग इस इंडस्ट्रीज के लिए ये भी आता है कि जब तक अवेयरनेस गवर्नमेंट अपने अंदर नहीं लाएगी और समय समय पर जो प्लास्टिक से जुड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो ये गलत कार्य करती है उन पे दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी, तो इस इंडस्ट्रीज के लिए हमेशा चैलेंज बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, चैलेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सर, इको फ्रेंडली कैरी बैग्स के लिए रॉ मटेरियल की फ़िलहाल क्या सिचुएशन है? कहाँ से रॉ मटेरियल ये जो है वो आता है? इसकी अवेलेबिलिटी किस तरीके से होती है और साथ ही इसका प्राइसिंग पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है? मैम, ये सारा इंपोर्ट होता है अभी तो। कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया में इसको अब स्टार्ट करने जा रही हैं। मेरी नॉलेज में है 1-2 कंपनियां जो इसको स्टार्ट करने जा रही है। रॉ मेटेरियल अभी तक तो चाइना से, ताइवान से और बैंकॉक वगैरह इधर से काफी आ रहे हैं। आने वाले समय में कुछ प्लांट्स हैं शायद इंडिया में जो है लगने जा रहे हैं और स्टार्ट हो रॉ मेटेरियल। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है मैम। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका जो रॉ मेटेरियल है उसको तो 18% में वो लेके आए हैं, लेकिन सेलिंग जो है, मार्केटिंग में जो सेलिंग हो रहा है वो 5% पे है। जो ये 13% का डिफरेंस है वापसी का गवर्नमेंट से लेना, इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बड़ा तकलीफ आता है और वो रिफंड में लेने में बड़ा तकलीफ होता है। तो एमएसएमई के अंदर जो प्लांट्स हैं, मैं चाहता हूं कि जो हमें सेल ही 5% में करना है तो इसके ऊपर जीएसटी भी वो 5% ही लगे। ये भी एक बड़ा फैक्टर है करंट में, चैलेंजिंग फैक्टर है इंडस्ट्रीज के लिए रन करने के लिए। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात करूँ, अगर आप ये जो कैरी बैग आप जो है वो सप्लाई करते हैं तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो आपको डिमांड मिलती है वो कहाँ से मिलती है? रिटेल से, ग्रोसरी स्टोर से मिलती है, एफएमसीजी या फैशन इंडस्ट्री से मिलती है, या ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहाँ से सर ज़्यादा मिलती है? मैम, अगर आज हम बात करें, फैशन इंडस्ट्रीज तो काफ़ी यूज कर रही हैं। एक्सपोर्टर जितने भी हैं, जो एक्सपोर्ट हो रहा है मेटेरियल, उसमें भी काफी बड़ी मात्रा में यूज हो रहा है। और कुछ बड़ी कंपनियां, बड़े प्लेयर्स, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, इस तरह की कंपनियां भी आज की इसको यूज कर रही है। पर अगर हम निचले स्तर की बात करें, एंड यूजर जो हमारा कैरी बैग वगैरह है, तो वहां वही चैलेंजिंग आता है जब तक गवर्नमेंट की सख्ताई नहीं होगी, टाइम टू टाइम प्लांटों में गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनका विजिट नहीं होगा, तब तक ये एंड यूजर, जो बिल्कुल एंड यूजर है, वहां तक हर लास्ट पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना बड़ा कठिन है इस इंडस्ट्रीज का। तो मेरा तो यही मानना है कि सबसे पहले गवर्नमेंट्स को जो प्लास्टिक बैन्स का इन्होंने एक नारा दिया है उस पे सख्ताई से इंप्लीमेंट करे, तो ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा आने वाले समय में
गवर्नमेंट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी अच्छा रिजल्ट देगी। बिल्कुल राइट सर। सर अगर थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँ, ये किसानों को किस तरीके से फ़ायदा जो है, अगर मैं आपकी बात करूँ, आप जिस तरीके से आप प्रोवाइड करते हैं, जो कैरी बैग्स आप बनाते हैं, आप ये कहते हैं कि ये इको फ्रेंडली है, किस तरीके से सर ये पूरा प्रोसेस होता है? मैम ये इसके अंदर अगर हम बात करें, एक हमारे मोदी जी ने सपना लिया था कि किसानों की आय को दुगना कर देंगे हम लोग। तो ये इंडस्ट्रीज इसमें सक्षम है। अगर गवर्नमेंट इस पे प्रोत्साहन दे, ये प्लांट गवर्नमेंट अपने अंडर में रॉ मेटेरियल का लगाए, तो किसानों से जो मक्का है, आलू है, हर साल देखेंगे यूपी वगैरह में लोग आलू को रोड पे फेंक देते हैं। मक्का हमारा इतना, मक्के की फसल आपको नहीं होगा मैम मालूम, हमारे अगर मक्के की यूजेस करें तो साल में 3 बार हम मक्के की फसल ले सकते हैं, 3 ही तो 2 बार आराम से ले सकते हैं, जिससे एक किसान की आय को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और जिसमें इंडस्ट्रीज, जिस किसान के प्रोडक्ट में इंडस्ट्रीज आ जाती है मेटेरियल को यूज करने में, तो ऑलरेडी किसान को डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं इनके। तो क्या सर आने वाले टाइम में ये जो इस सेक्टर से, इस इंडस्ट्री से, क्या ऐसा आने वाले टाइम में जो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको फायदा मिलने की उम्मीद है? मैम अगर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे, क्योंकि ये देखो कॉस्टली प्लांट है, इसके अंदर बड़े प्लेयर को आना पड़ेगा। अगर इसमें बड़े प्लेयर आते हैं रॉ मेटेरियल्स में, सेक्टर्स में, तो 110% किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सर। मेक इन इंडिया कैंपेन का इस सेक्टर में किस तरीके से फायदा जो है वो आपने लिया है? मैम मेक इन इंडिया का तो फायदा ये है कि लास्ट स्टेज पे प्रोडक्ट तो हम बना रहे हैं, बट बात करें मेक इन इंडिया, क्योंकि रॉ मेटेरियल तो सारा इंपोर्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि फाइनलाइज सारा रॉ मेटेरियल भी इंडिया में बने, ताकि हम इसको प्रोडक्ट को मेक इन इंडिया का कंप्लीटली अपने मन से और तन से मेक इन इंडिया इसको कह के बेच सके। हम प्रोडक्ट तो बना के मेक इन इंडिया बना, ठीक है, अपने हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, लेकिन रॉ मेटेरियल तो बाहर से आ रहे हैं ना मैम। राइट बिल्कुल सर। अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर इस बिजनेस में अगर आना चाहता है, तो क्या ये उसके लिए सही समय है इस टाइम पर, इस इको फ्रेंडली बैग्स की, कैरी बैग्स की, या इको फ्रेंडली कोई भी अगर वो नवाचार करना चाहता है, तो क्या ये सही समय है आने का? बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर में पब्लिक अवेयरनेस चाहती है, बस थोड़ा सा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले। क्योंकि जो लोग छुप के गलियों में, इंडस्ट्रीज में जो प्लास्टिक का बैग बना के बेचते हैं इनलीगल तरीके से, उन पे थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है। अगर ये अंकुश लगाते हैं तो ये इंडस्ट्रीज में आना आज के टाइम में व्यापारी का बहुत अच्छा और बहुत फायदे वाला बिजनेस साबित होगा। बिल्कुल, और सही उचित समय रहेगा। बिल्कुल सर। सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम आप मानते हैं कि इस सेक्टर के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रही है? मैं फायदेमंद तो मैं अभी सर ये कहूंगा कि जब गवर्नमेंट ने सीपीसीबी लाइसेंस इस प्रोडक्ट पे अनिवार्य किया था कि भाई इसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो एक नॉर्म्स इस पे एप्लीकेबल करते हैं, ताकि हाँ इसके अंदर पहले की तरह जो पहले पर्यावरण को लेके खिलवाड़ होता था इंडस्ट्रीज में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, वो ना हो। लेकिन वो धीरे धीरे गवर्नमेंट्स की सख्ताई है, गवर्नमेंट्स की, मैंने बोला ना, सीपीसीबी का लाइसेंस लेना ही सब कुछ नहीं है। सीपीसीबी लाइसेंस तो दे, लेकिन उसका समय समय पर रहते हुए इंडस्ट्रीज के ऊपर अपने किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मैं कहता हूँ सख्ताई की आवश्यकता होती है। हम लोग क्या है कि हम गए मार्केट में, हमने लोगों को अवेयरनेस के लिए समझाया, नुक्कड़ सभाएं की, आज मीडिया के माध्यम से या सोशल वर्कर्स के माध्यम से, सोशल एक्टिविटी के माध्यम से हम लोगों तक तो पहुंच रहे हैं और लोग चाहते भी हैं। पर जब तक इसके ऊपर वो सीपीसीबी के लाइसेंस को हटाकर
मैं तो ये कहूंगा कि समय समय पर इस पे सख्ताई से कड़ाई से कार्रवाई की जाए तो ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल सर, प्लास्टिक बैन के बाद में क्या आपको लगता है कि इको फ्रेंडली जो इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है? अब लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता आ गई है, क्योंकि कई कैंपेन्स चलाए गए से नो टू प्लास्टिक को लेकर भी। मैं मानता हूं इसमें बहुत ज्यादा, मैं कम नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है प्लास्टिक बैन को लेने के बाद। पर मैं कहता हूं कि मैम जब तक हम संपूर्णतः सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन में नहीं कर पाएंगे तब तक अभी उसमें भी दिक्कतें आती हैं। क्या होता है कि मैम एक जो कूड़ा बिनने वाला होता है, ये तो होम कंपोस्ट है, ये तो होम कंपोस्ट है जो कहीं भी गिरा और अपने आप कंपोस्ट हो गया, धरती का प्रोडक्ट धरती में मिल गया। लेकिन बहुत से प्लास्टिक वाले प्रोडक्ट हैं जिसपे ऑक्सो बायो था, जैसे ऑक्सो बायो पूरे वर्ल्ड के अंदर बैन है, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर ऑक्सो बायो शब्द आते ही लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाया जाता है और प्लास्टिक को ही हम ऑक्सो बायो का ठप्पा लगा के बायोडिग्रेडेबल लिखते हैं ब्रैकेट में और सेल आउट करते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को बड़ा खतरा है और खराब भी होता है, क्योंकि वो जहां गिरता है उसके बॉन्ड टूट जाते हैं और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को खराब करते हैं। तो हमें थोड़ा सा वही फिर आ जाती है हेर फेर की बात की हमें थोड़ा सा कड़ाई से इस पे हमें लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक आखिरी क्वेश्चन, आने वाले 5 सालों में आप इको फ्रेंडली इंडस्ट्री का जो भविष्य है वो कहां पर आप देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? मैम जिस तरीके से लोगों में अवेयरनेस आ रही है तो मैं तो इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट समझता हूँ कि आने वाले समय में ब्राइट इसका फ्यूचर है। बस थोड़ा सा हमारे को गवर्नमेंट से सहायता की आवश्यकता है, नियम्स को लेके कि टाइट से नियम को लागू करवाएं और जो है मैंने आपको टैक्सेस के बारे में बोला है कि उसको 18 से 5% में लेके आए ताकि ये हर आदमी इसको इजी जब तक गवर्नमेंट इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चालू करने के लिए इजी सर्टिफिकेशन और इजी वे नहीं देगी तब तक जो है व्यापारी उस इंडस्ट्रीज को चलाने में सक्षम नहीं हो पाता। बहुत से लोग होते हैं जो करना चाहते हैं लेकिन वो सर्टिफिकेशन और इन चक्रों में पढ़कर वो इस इंडस्ट्रीज में नहीं आ पाते। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले तो इस इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा मैं कहूँ 5 सालों में तो बहुत अवेयरनेस आ जाएगी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, और लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आप ऐसे प्रोडक्ट को आप यूज करें जो कि इको फ्रेंडली हो और पर्यावरण को जिनसे नुकसान ना हो। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का बहुत धन्यवाद। जी सर। तो देखिए ये थी आज की चर्चा और आज की इस खास चर्चा इको फ्रेंडली कैरी बैग्स इंडस्ट्री पर, जिस पर पूरी दुनिया सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की ओर जहां बढ़ रही है, उसी तरह इंडिया के एमएसएमईज के सामने भी नए अवसर तेजी से खुल रहे हैं, लेकिन कई चैलेंजेस भी हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट, कंपटीशन और टेक्नोलॉजी जैसी चुनौतियां अभी भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन सही इनोवेशन और साथ ही क्वालिटी और पॉलिसी सपोर्ट के साथ ये सेक्टर आने वाले समय में एमएसएमई ग्रोथ का एक मजबूत आधार बन सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।